आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 4 समांतर श्रेणी ठीक है और प्रश्नावली 2 में आ गए। ठीक है, प्रश्नावली 1 को हल कर लिए और ये बताना भूल गया कि हम प्रश्नावली 1 को कौन से प्रश्न से हल किए थे, क्वेश्चन से कहूँ तो फार्मूले से। तो लगभग सभी को क्या हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट इंटू n-1 डी से यूज़ किए हैं प्रश्नावली सभी प्रश्नों को। ठीक है, वो प्रश्न इस फार्मूले को क्या कहते हैं, इस फार्मूले का नाम समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने हेतु फार्मूला है। nवां पद यहाँ पे n की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या है, ये पात्र 4 पात्र होते हैं, क्या क्या है ये हम सब ने जाना। अब प्रश्नावली 2 को हम 2 फार्मूले से यूज़ करेंगे। पहला तो समांतर माध्य निकालेंगे जो कि बिल्कुल सरल है, इसमें कोई कुछ कार्य नहीं है, लेकिन 3 प्रश्न ऐसे हैं जो बड़े स्पेशल टाइप के हैं। ठीक है, और समांतर माध्य निकालना कुछ नहीं है, पहला और दूसरा को जोड़ के भाग दे देनी, बस इतना ही है। लेकिन इस फार्मूले से हमें कुछ ऐसे प्रश्न हल करेंगे जो सच में ऐसा लगेगा कि हाँ इसको हल कर रहे हैं करके। ठीक है, और कुछ इसी देखो समांतर माध्य में ना प्रश्नावली 2 में समांतर माध्य से फार्मूला वाला यूज करेंगे, यानी पहला फार्मूला ये, दूसरा समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे। इसमें 2 राशि रहेंगे ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी रहेंगे और समांतर श्रेणी में भी ए और बी रहेंगे। समांतर श्रेणी मतलब समांतर माध्य मतलब क्या है कि दो राशियों के बीच अगर समांतर माध्य निकालनी है तो प्रथम और बी को अंतिम मानेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो उसका समांतर माध्य ए निकल आएगा। ठीक है, वैसे ही समांतर श्रेणी का निर्माण में क्या करेंगे, पहले तो डी निकालेंगे, यहाँ ए प्रथम पद होगा और बी अंतिम पद होगा। ठीक है, यहाँ पे इस फार्मूले में अंतिम पद हम इसे मानते थे। ठीक है, किसे, इसे मानते थे, ये देखो ए एन बराबर अंतिम पद। ठीक है, और जब इसमें जाएंगे ना क्या कहते हैं प्रश्नावली 3 पर, जिसमें हम समांतर श्रेणी को जोड़ेंगे, वहाँ अंतिम पद एल मानेंगे एक और। ठीक है, तो घबराना नहीं, अंतिम पद किसे कहेंगे, कहाँ के, तीनों प्रश्नावली में अलग अलग प्रकार के है। ठीक है, तो यहाँ इस जो प्रश्नावली में ना हम समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे और समांतर माध्य। ठीक है, बड़ा आसान है दोनों प्रश्न। ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं, 3 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें से 2 तो समान रहेंगे, बड़ा स्पेशल टाइप का है और ऐसे ही क्वेश्चन आया करते हैं किसमें, एग्जाम में। ठीक है, तो यह देखो पहला और दूसरा प्रश्न प्रश्नावली 2 का, इसमें कुछ नहीं, समांतर माध्य ज्ञात करनी है। ये फोकट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें पहला मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फोकट टाइप का है। इसके बाद जो प्रश्न आएंगे वह समांतर श्रेणी समांतर माध्य का उपयोग करके बनेंगे 2 प्रश्न। ठीक है, इसमें केवल 8 ही प्रश्न हैं और 3 प्रश्न ऐसे बनेंगे समांतर माध्य से जो अच्छे हैं। दूसरे को हल कर रहा हूँ मैं, पहले को आप खुद करना देख कर इसे। पहला क्या 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, बटा कर देना है, निकल गए समांतर माध्य। ये चूँकि थोड़ा सा ना इसमें अल्फ़ाबेट में है अंग्रेजी के, तो इसको हल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं तो ठीक है, दिख रहा है आपको। ठीक, अब ये देखो हल में प्रश्न ये क्या है, x² + 3xy ये पहला है और y² - 3xy ये दूसरा है। इन दोनों का पहले जोड़ेंगे,
फिर 2 से भाग कर देंगे, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है करके लिखेंगे, दिया है ए, प्रथम पद लिखता हूँ जी। ठीक है, प्रथम दिया है, प्रथम पद ये है, ए बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, और अंतिम पद, यहाँ पे हम अंतिम पद बी को पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ ए एन पढ़ते थे। और प्रश्न वाले जो इसमें हम जोड़ेंगे समांतर माध्य में ना, समांतर माध्य याद रखना, समांतर माध्य लिखा हो या समांतर माध्य की श्रेणी बनाइए तो उसमें ना बी को अंतिम पद मानेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में यूज हो गए। अभी इसी वीडियो में हम समांतर श्रेणी ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, ये अंतिम पद b बराबर ये है। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 3xy। समांतर माध्य क्या है, दो राशियों के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है। उसमें क्या है ना, प्रथम और अंतिम को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो तो समांतर माध्य निकल आता है। तो दो राशि हो गए, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। अतः लिखेंगे, अतः समांतर माध्य, समांतर माध्य को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, बराबर समांतर माध्य का सूत्र क्या है, ए प्लस बी, प्रथम पद अंतिम पद का योग। ठीक है, बटा 2 में मान रखने पर। ठीक, अब रखते हैं, ए बराबर लिखा, ए बराबर दिया है, यहाँ ये बड़ा ए है, छोटा ये ए है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। और ए बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3xy, और ये प्लस है। ठीक है, ये प्लस, क्योंकि ये प्लस है और इसको जब जोड़ेंगे और ये 2 पद में तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस होता तब लगाते, 2 पद है, जोड़ते समय हमें जो ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, y माइनस 3xy। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, आज ही ये यूज़ होगा, इसके बाद ही जो प्रश्न करेंगे तीसरे में भी ये बताते हुए आता हूँ मैं। ठीक है, पूरे का बट्टा ये दिया है 2। अब देख लो, ये बराबर x और y को एक जगह रखता हूँ और 3x और 3xy को एक स्थान पे। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में है, क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस 3xy और ये माइनस। समान समान पदों को ना एक साथ रखने से ना बड़ा आसान हो जाता है और जांचने वाले को भी मन में संतोष उत्पन्न होता है उसके। ठीक है, अब देखो प्लस 3xy और माइनस 3xy, चूँकि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है और समान संख्या है समझो, तो 0 हो जाएंगे। बचेंगे क्या, a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बटा 2। अब देखो ए एक एक्स स्क्वायर अलग राशि है, वाई स्क्वायर अलग राशि है, दोनों जुड़ नहीं सकते। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू हो तो हल होगा। और ये संख्या है, इनका भाग नहीं होगा आपस में, क्योंकि संख्या संख्या के साथ भाग होता है और चर राशि का चर राशि के साथ भाग होता है। ठीक है, बताते आ रहा हूँ, तो ये आगे हल नहीं होगा। तो हमारा समांतर माध्य यही है, यही हमारा आंसर है। ठीक, क्या क्या किए थे वैसा ही आप प्रश्न 1 को करना, कुछ नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न में चलते, तीसरे में। अब इसमें ना समांतर इसी फार्मूले का यूज होगा, समांतर माध्य का, लेकिन कुछ अलग टाइप का। और देखो ये क्या है ना, प्रश्न क्रमांक 3 है और ऐसे प्रश्न हम
देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये समांतर माध्य में दिया जी, ठीक है। समांतर माध्य दिया ना, पहचान लेना, समांतर माध्य के फार्मूले से ही हल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो समांतर माध्य का फार्मूला क्या है, ए बराबर ए प्लस बी बटा 2। तो समांतर माध्य ए है, ठीक है, समांतर माध्य ए है। तो यहाँ पे देखो दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, यानी समांतर माध्य ए बराबर 7 है, ठीक है। और गुणनफल दो संख्याएं ना, ठीक है। हम प्रथम पद ए, दो माना दो संख्याएं ए और बी है करेंगे, प्रथम पद ए और अंतिम पद बी है, दो संख्या बोले तो, ठीक है, मानेंगे ए और बी को। और समांतर माध्य दिया है, ए बराबर 7 ही दिया है, ठीक है। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे और ए और बी यानी गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 दिया है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो दो दो कंडीशन दिए, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। ऐसे कंडीशन कितने हल करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यह हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। संख्या ज्ञात कीजिए, जो पूछा जाता है उसको ही माना जाते हैं। माना कि और हाँ, माना कि समांतर माध्य है ना, समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, ठीक है। समांतर माध्य में प्रथम द्वितीय अंतिम ऐसे पढ़ते हैं ना। प्रथम पद ए और समांतर माध्य कहा गया तो प्रथम पद होता है उसमें और अंतिम पद होता है, अंतिम पद बी है तब दिया है समांतर माध्य ए बराबर दिया है ये 7, ठीक। अभी इस कंडीशन को यूज नहीं करें, ठीक है, पहले इसको हल करेंगे इसको। अब देखो ए दिया है प्रथम और द्वितीय, मतलब प्रथम और अंतिम मालूम है, 7 दिया है। हम सूत्र लिखते हैं, अतः समांतर माध्य ए बराबर ए प्लस बी बटा 2 में मान रखने पर, यहाँ केवल समांतर माध्य ए बराबर 7 दिया है, हमने माना है प्रथम पद ए और अंतिम पद बी, ठीक है। तो ए के स्थान पे रखेंगे 7, बराबर करेंगे ए और बी, इसे हमने माना है, भी निकला नहीं है, ए बी तो नहीं, और ये 2, ठीक। अब बताते हो ना, 2 क्या है, ए बी के साथ में भाग में है, तो इधर पक्षांतरित होकर क्या हो जाएंगे, 7 गुणा में 2 बराबर ए प्लस बी। अब ये हो गए 14 बराबर ए प्लस बी, ठीक। अब ये आगे हल नहीं होगा, ए बी बराबर 14 आया, ठीक। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 14 आएंगे, ठीक है। या हम इसे ऐसे लिख लें, ए प्लस बी बराबर 14, सेम टू सेम लिखा है, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण। अब गुणनफल 45 है, यानी प्रथम पद अंतिम पद का गुणनफल 45। अतः अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 45 है। हमने, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लिखा था, माना कि वह दोनों संख्याएं प्रथम पद ए और अंतिम पद बी है, ऐसा लिखना था, ठीक है। संख्या दे तो संख्या लिखना था हमें, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ए है,
ठीक है, इसलिए ए बी बराबर 45। ठीक, अब देखो अगर ए का मान मालूम हो तो हम बी निकाल सकते हैं, अगर बी का मान हो तो ए निकाल सकते हैं। ठीक है, पक्षांतरित करके, लेकिन यहाँ पर भी ए बी बराबर 45 दिया है। अगर हम एक संख्या को इधर पक्षांतरित कर दें तो कुछ इसमें मान रख देंगे तो कुछ अलग समीकरण बनेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ए को ही रखूँ, किसी भी को रखो, 45, चूँकि बी क्या है गुणा में इधर, तो ये भाग बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा समीकरण। अब ये ए का मान को ना हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या बनता है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर ए बराबर रखेंगे 45/b। ठीक है, सीधा रखेंगे और फिर नहीं लिखते, 45/b प्लस दिया है b बराबर दिया है 14। ठीक, अब इसको हल करते हैं। ये देखो एक भिन्न में है, एक भिन्न संख्या, एक पूर्णांक संख्या प्लस में। ठीक है, तो नीचे से गुणा होता है। ठीक है, और जो गुणनफल आएगा वो उसके साथ जोड़ना है तो जुड़ जाएगा। कैसे, देखो b का गुणा, देखो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो b का 2 घात बन गया, ये प्लस है और ये 45, और ये पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ b। कोई बुराई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे b कट जाएगा तो फिर यही फॉर्म में आ जाएंगे। बराबर दिया है ये 14। अब ये चूंकि b इन दोनों संख्याओं के पूरे का बटा में, इसलिए सीधा ये डायरेक्ट पक्षांतरित हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना ये जो b है इस b का भाग में नहीं था। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट पक्षांतरित कभी नहीं होता। अब ये इन दोनों संख्याओं का अगर इधर एक और संख्या होता तो b को हम डायरेक्ट पक्षांतरित नहीं कर सकते थे। ठीक है, पक्षांतरित हर को तभी करना जब अगर 3 पद है तो तीनों पद का बटा हो, अकेला हो। ठीक, हाँ, तो b को अब इधर पक्षांतरित करते हैं, लिखते हैं 45 प्लस b² बराबर ये 14। b इधर पक्षांतरित होकर गुणा बनाएगा ना, भाग में है तो ये 14b। ठीक, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। b का स्क्वायर 2 घात और b का 1 घात और ये संख्या, ये हमारा द्विघात समीकरण बनेंगे माइनस लेसन जैसे। यहाँ पे बनाते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, अब ये -14b उधर हो जाएंगे। देखो इसको मैं क्या है b के घटते घात के रूप में लिख रहा हूँ, चूँकि प्लस है तो b² और ये -14b इधर पक्षांतरित कर दिए। ठीक है, तभी तो होगा ना भाई, b का 2 घात, b का 1 घात, इधर कुछ नहीं, ये संख्या b² के पक्ष में ही है तो 45 प्लस में ही है तो ये प्लस 45 रहेगा। ठीक है, और चूंकि हम इस 14 को पूरे इधर ला लिए हैं तो अब इधर 0 बचा। अब ये आगे और हल नहीं होगा, और आप देख सकते हैं कि ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको कैसे हल करते हैं, हम इसको हल करते हैं, ये कौन कौन से विधि जानते हैं हम, कौन कौन से द्विघात गुणनखंड विधि। ठीक है, और पूर्ण वर्ग विधि और एक श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो बुक में क्या है ना, मैं तो चाहता हूँ कि श्रीधराचार्य सूत्र से हल करें इसको। ठीक है, बड़ा सरल होता है और अधिकतर क्या है ना, सबसे ज़्यादा यूज गुणनखंड विधि ही होता है। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे ना आपके जानकारी के लिए इसको किन किन से विधियों से हल कर सकते हैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे विधियां हल करने की द्विघात समीकरण को। ठीक है, पहला विधि है गुणन खंडन विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि और ये तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र। इन तीनों को आप क्या लेसन 3 के पहले वीडियो में जाना, पार्ट 1 में इन तीनों का कम से कम छोटा मोटा आपको जानकारी मिल जाएंगे। पहले गुणन खंडन विधि कराया हूँ, फिर पूर्ण वर्ग विधि, फिर श्रीधराचार्य सूत्र। तो मैं तो चाहता हूँ कि श्रीधराचार्य सूत्र से करूँ और अधिकतर यूज होता है गुणन खंडन विधि से ही। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र क्या है ना, थोड़ा सरल लगा मुझे, है तो सरल, पूर्ण वर्ग विधि वैसा लगता है। या ठीक है, मैं तो कहता हूँ श्रीधराचार्य में, चलो इसे गुणन खंडन विधि करते हैं। ठीक है, इन तीनों विधि से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, हम गुणन खंडन विधि से हल करें। ठीक है, अब यहाँ से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, समीकरण b² 14b + 45 = 0 का मानक सूत्र किसका, द्विघात का, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर तभी हल होगा। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ श्रीधराचार्य में चलते हैं, अभी भी बिगड़ा नहीं। तुलना तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। और a बराबर क्या दिया है, देखो a बराबर कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 है। b बराबर क्या दिया है, -14, और ये c बराबर दिया है ये 45 प्लस में। तो ठीक है, इसको हम गुणन खंडन विधि से हल कर रहे हैं। तो ये हमारा फार्मूला यहीं पे है। ठीक है, लिखा है। अब इसको क्या करेंगे, a गुणा में c, a 1 है गुणा में ये 45 बराबर 45 आया। ठीक है, अब हम संभावित गुणनखंड निकालते हैं। कैसे करते हैं, ये 45 गुणा में 1 ले लिए, बड़ी संख्या को ले लिए, फिर छोटी को। आप इसको द्विघात समीकरण वाले चैप्टर लेसन 3 और क्या कहते हैं, और बहुपद में चले जाना। द्विघात समीकरण या बहुपद को कैसे हम संभावित गुणनखंड निकालते हैं वे अच्छे से बताया हूँ मैं। और एक छोटा सा यहीं पे बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये प्लस में है ना, छोटा सा एक फार्मूला एक हमारा ये है, a गुणा में c। चूँकि ये धन है तो धनात्मक को लेंगे, और -b + b, बड़ी संख्या -b है तो ये माइनस लेंगे, प्लस है तो ये प्लस लेंगे। अब चूँकि ये प्लस में है तो माइनस वाला माइनस माइनस में होता है और प्लस प्लस वाले में होता है। इतना हमने सीखा है। ये एक फार्मूला है, एक और फार्मूला होता है। ठीक है, ऐसे ही। ठीक, तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। इसमें कौन सी संख्या को ऋणात्मक रखेंगे, धनात्मक रखेंगे। तो देखो मध्य, ये b क्या, मध्य पद है, तो b हमारा ऋणात्मक है, तो हम बड़ी ऋणात्मक और छोटी भी ऋणात्मक रखेंगे। ये ऋणात्मक रख दिया। इसको हल करना समझते ना, प्रथम और अंतिम का गुणनफल, जिसका संभावित गुणनफल क्या है, मध्य पद के बराबर आना चाहिए जोड़ने या घटाने से। तो ये माइनस, ये किससे और जाएगा जी, ये
इसको बहुत हल कराएं, ठीक है। लेसन में चले जाना, द्विघात समीकरण हल करने वाले। 45 2 से नहीं जाएगा, 3 एकम और हाँ 3 से और जाएगा, 3 एकम और ये 3 पंचे माइनस 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 18 हो जाएंगे और ये 4 से नहीं 5 से और जाएगा, 5 निया 9 5 14 होता है, ठीक। ये 45 45 ये 45। अब इतने को भूल जाओ, यही हमारा गुणन संभावित गुणनखंड है। और ये -9 गुणा में, अरे ये गुणा को भूल जाओ, बराबर -14। बी को फुट कर देते हैं अब इसमें, -b, अरे -9b -5b बराबर -14b, ठीक है। ध्यान थोड़ा अलग था, मच्छर काट रहा था। यहाँ पे क्या है, हम गुणा को भूल जाते हैं, ठीक है। -9 -5 दोनों को देखो, जो संख्या जुड़ जाएंगी ऋणात्मक ऋणात्मक है तो -14। अब देखो -14b के स्थान पे -9b -5b रखेंगे। बड़ा आसान है, आप उसमें चले जाना, वीडियो में हमारे बहुत सिखाएं इसको। अतः करके लिखेंगे और इसमें हम सब कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अतः करके लिख सकता हूँ a गुणा में c बराबर 45 का संभावित गुणनखंड का -9 -5 बराबर का योग -14 है, जो मध्य पद के बराबर है, ठीक है। अब हमारा पहला पद उतारेंगे अतः करके, अतः b स्क्वायर। अब -14b के स्थान पे इस पूरे -9b -5b को रखेंगे, -9b -5b। अब +45 बराबर 0 है, ठीक है। इसको हल करते हैं। अब पहला कार्य हमारा ग्रुप बनाना होता है, b स्क्वायर -9b, ये ग्रुप। देखो यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लेंगे तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस हो जाता है, और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। अब इसको हल करते फटाक से, और यहाँ एक भी है, यहाँ 2 भी है, यानी दोनों पक्ष में b है, b निकल जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ कोई संख्या नहीं समझो, 9 नहीं जाएगा। 5 बड़ी है, ये छोटी है, 5 की पहाड़े में आते 45, ठीक है। छोटी को निकालेंगे, यहाँ b है, यहाँ b नहीं है, तो यहाँ केवल 5 निकलेगा। यहाँ b क्या है, b स्क्वायर के पहाड़े में आता है, तो b स्क्वायर इसी से भाग देते हैं, ठीक है। 9b इसी से भाग दे दो, ब्रैकेट में क्या बचा, 5 निकलेगा यहाँ, 5b बटा 5 -45 बटा 5 बराबर 0। फटाक से कर दीजिए भी, और हल करनी है, टाइम इतने में हो जाएगा तो मज़ा कैसे आएगा। देखो यहाँ पे b को लिखा पहले, एक घात है, यहाँ पे 2 घात है, भाग के समय घातें घट जाती है, 2 में 1 गए तो 1 बचा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। माइनस b खत्म, 9 -5, 5 खत्म, बच गया b माइनस 5 निया 45 बराबर 0। अब ये b माइनस दोनों बराबर है, देखो, यानी हम बिल्कुल सही आंसर लाए हैं। और दूसरा b -5 है बराबर 0। अब क्या करते हैं, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों गुणनखंड का, ये क्या है, गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसका क्या है, हम शून्यक निकालते हैं ना, तो शून्य के बराबर ले लेते हैं, अतः करके लिखेंगे, अतः b -9 बराबर 0 या b -5 बराबर 0, ब्रैकेट को हटा देंगे।
अब b को स्वतंत्र लिखेंगे, -9 को 0 के पक्षांतरित करेंगे तो 9 आया। b को स्वतंत्र लिखे, -5 को पक्षांतरित 5 आया। यानी देखो b की वैल्यू क्या आया, हमने क्या किए थे, कौन सा था, ये हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रथम पद a और अंतिम पद b माने थे। तो आप यह देख पाएंगे कि b की वैल्यू 2 निकली है। अब हम a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस समीकरण से निकालेंगे। b का मान 2 बार भर के रखते हैं, अलग रख के रखते हैं जी। b का मान एक बार 9 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, तो देखेंगे क्या संख्या आती है। तो समीकरण 1 में b का मान रखने पर b बराबर 9 हो तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस b के स्थान पर 9 रखते हैं, बराबर 14 है। आप इसे ना एक बार पक्षांतरित कर लेना, ठीक है जी। +9 को इधर माइनस कर लेना, पहले a बराबर लिखना ऐसे, फिर +9 को इधर माइनस कर लेना। मैं डायरेक्ट इसका हल लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि इधर एक और हल कर सकूँ। पेज छोटा है जी। ये लो जी, 14 - 9, a बराबर आया 14 में 9 घटा तो 5। अब यहाँ पे हमने क्या किए, b बराबर 9 लिए। अब दूसरा b बराबर, हम देखो b बराबर 9 है, अब b बराबर 5 है। अब b बराबर 5 रखते हैं। हमारा सीधा समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण को लिखते नहीं रहना है, ठीक है। अब a प्लस b का मान रखेंगे 5 बराबर ये 14, a बराबर रखेंगे 14 - 5, तो ये हमारा a बराबर आया 14 में 5 गया कितना बचेगा जी, 9। देखो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर b 9 है तो a 5 है, और अगर b 5 है तो a 9 है। तो हमारा वह दो संख्याएं कौन सा है, वह दो संख्याएं हैं। आंसर ये है हमारा 5, 9, ठीक है। 5 को उल्टा करो या पुल्टा करो, 9 को उल्टा पुल्टा लिखो या कुछ भी करो, आना उतना ही है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही है 5 और 9। और सेम टू सेम एक ऐसा ही और क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैं। और कहाँ है ये, थोड़ा डिफरेंस है ना, बहुत समय बर्बाद कर दिए एक ही क्वेश्चन में। केवल 8 क्वेश्चन है इसमें, और क्या है कि ना, दो ही वीडियो बनाना चाहता था मैं इसमें, शायद ही बनेगा, ठीक है। सेम वही कार्य कर रहे इसमें। क्या क्या किए थे जी, वो दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, ठीक है, सेम टू सेम। उसमें 7 दिया था, उनके वर्गों का योग ना 90 दिया है, ठीक है। संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो जो माना वह संख्याएं, और मैं ये कहूँ कि हमारा जो ये आंसर आया है, ये आंसर आया 5, 9। प्रथम पद किसे माने थे, ठीक है जी, 5, 9 ही बिल्कुल सही है, ठीक। सेम टू सेम यही यहाँ पर भी वही माना वह संख्याओं का प्रथम पद, समांतर श्रेणी है ना भाई, ये समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद a बराबर, माना प्रथम पद a है और अंतिम
पद बी है, ठीक है। और तथा दिया है समांतर माध्य ए बराबर 6। सेम वही कार्य करना है हमें जो पिछले क्वेश्चन में किए थे, इनके वर्गों का योग करना है, ठीक है। पहला तो हमारा यही निकलेगा। सूत्र क्या है हमारा? सूत्र क्या है? ए बराबर है समांतर माध्य, हम ठीक है ए बराबर भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी बटा 2, ठीक है। अब इसमें समांतर माध्य बस दिया है, ए और बी नहीं दिया है, ठीक है। तो समांतर माध्य 6 रखते हैं और ए प्लस बी बटा 2, 2 का गुणा इधर हो जाएंगे तो 12 बराबर ए प्लस बी, और इसको ए प्लस बी बराबर 12 रख लेते हैं। ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है ना। इसको मैं 6 गुणा में 2 रखने वाला था, बड़ा पुटांग हरकत करता हूँ ना मैं, बराबर नहीं लिख पाया ये, ठीक है। आप कंटिन्यू लिखना। और ठीक है, उनके वर्गों का योग, ठीक है। अभी ए का वर्ग बी का वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग क्या है 90 करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 90 है, यानी ए का वर्ग और बी का वर्ग योग का है तो जोड़ दिए बराबर 90। अब देखो ये हमारा, देखो भाई अगर ए स्क्वायर का मैं ये निकालूं, क्या ए बराबर तो नहीं ले सकते, यहीं से हमें ए बराबर निकालनी है, तो हम इसको ना दूसरा समीकरण मानते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 से ए के बराबर लिखेंगे, ए बराबर में लिखेंगे, बराबर के बाद 12 दिया है और प्लस बी को माइनस बी कर देते हैं। अब ए के मान को ना यहाँ से निकाले हैं 1 से, ठीक है। अब 1 से निकाले हैं, अब इसको 2 में फुट कर देंगे, ए के बराबर में रख देंगे यहाँ पे इन दोनों पदों को, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं डायरेक्ट रखेंगे ना, समीकरण को फिर लिखते नहीं बैठते। ये 12 लिखेंगे, 12 माइनस बी, और ये वर्ग दिया ना, एक का मान रखें, देखो ए और ए का दिया ना, हाँ तो हम इसकी का ही मान रख रहे हैं, और चूंकि वर्ग में दिया है तो पूरे का वर्ग, ऐसा नहीं कि 12 का वर्ग बी का वर्ग कर देंगे, ठीक है। ये दोनों एक ही संख्या ब्रैकेट में रखें तो ठीक। अब ये प्लस बी दिया है, बी का वर्ग बराबर 90। अब इसको हल करते हैं, क्योंकि हमने दोनों समीकरणों का उपयोग कर लिया है। अब जो भी समीकरण आएंगे उसको हल करेंगे तभी हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, किस फॉर्मेट में है, सर्वसमीका, ठीक है। कौन से सर्वसमीका, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम एक बार ऐसे कर लें, यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, 12 माइनस बी और 1 और 12 माइनस बी। जब भी हम जैसे 2 का वर्ग है तो 2 गुणा पे 2 गुणा करते ना, वैसे ही 12 माइनस बी गुणा में 12 माइनस बी, दोनों को गुणा कर देंगे, प्लस दिया यहाँ पे बी का स्क्वायर बराबर 90। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। ये कौन से सर्वसमीका से मेल खाता है, यहाँ से हम चूंकि करके लिख सकते हैं
ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो 2ab, ये सर्वसमीकरण से मेल खाता है। ठीक है, अभी हमने दोनों को एक एक पद में लिखा है। ठीक है, गुणनखंड में लिखा है, जब हल करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। इस फॉर्मेट में दिया है पूर्ण वर्ग में, उसके बाद इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसको हमने गुणनखंड में बस लिखा है, अब इसको गुणा करेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको गुणा करते हैं और मैं कहूँ तो इसी के आधार पे लिख सकते हैं। 12 का वर्ग प्लस b का वर्ग करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, 2 गुणा में 12 और b का गुणा करा देंगे, लेकिन हम यहाँ पे गुणा करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हमारे लिए सरल है, लेकिन ये हमारे लिए गणित है। 12 का गुणा 144 प्लस है तो प्लस, ठीक, 12 का माइनस बी के साथ तो माइनस 12b। ठीक, अब माइनस बी का 12 के साथ तो देखो सेम टू सेम ही होगा, माइनस 12b और माइनस बी माइनस माइनस है तो प्लस बी का स्क्वायर, वो एक घात है, गुणक समय जुड़ गए, ये प्लस बी दिया है, ये बराबर दिया है, ये 90 दिया है। ठीक, अब ये समान को जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये 144, दोनों माइनस माइनस में 12b, ठीक है, तो माइनस रहेंगे लेकिन 24b हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस संख्या आपस में जुड़ जाती है लेकिन ऋणात्मक रहती है। प्लस प्लस दिया यानी प्लस 2b का स्क्वायर। यहाँ पे ये नहीं करना, यहाँ ये ना जोड़ते समय ना घातों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी संख्याएं जुड़ जाती है और घट जाती है। ठीक है, जोड़ते घटाते समय तो ये 2b स्क्वायर हो गया बराबर 90। अब देखो यहाँ पे b का वर्ग, b का एक घात, ठीक, तो ये हमारा 2b स्क्वायर 2b स्क्वायर और ये माइनस द्विघात समीकरण बनेगा। देखो बड़ी घात 2 और ये छोटी घात 1, ठीक, अब ये प्लस में, ठीक है, तो ये प्लस 144 और इसको हम इधर ला लें ताकि इधर 0 हो जाए, माइनस 90 बराबर 0। अब एक और पेज में चलते हैं इसका, आज और ये बनाना था हमें। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये इसको जल्दी फटाक से हल कर लें, शायद ही होगा ये। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये हमारा 2b स्क्वायर माइनस 24b प्लस माइनस है। देखो 144 में 90 चला गया तो इधर 100 में से 10 बचा है तो इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, ये प्लस में रहेगा क्योंकि बड़ा है, 5 4 हो जाएंगे। ठीक है, यानी 54, 10 बढ़ गया, 90 चला गया तो 54 बचेगा। और यहाँ पे देखो ये 2 है, यहाँ पर भी 2 के गुणा में है, ये भी 2 के गुणा में है। हम क्या है 2 को निकाल देते हैं ताकि ना जब हम इसको छोटा करेंगे सरल तो हमारा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग चला जाएगा, भाग करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 7, ठीक, बराबर 0। अब 2 को इधर पक्षांतरित कर दो, 12b प्लस 27 बराबर 0/2। ठीक है, 2 छोटा कर दिया मैं समीकरण को ताकि ये हल करने में आसानी हो। अब आया b स्क्वायर माइनस 12b प्लस 27 बराबर 0 ही होगा। ठीक है, इसको बताया पिछले वीडियो में, किसी भी संख्या को जीरो को किसी भी संख्या से भाग दो 0 ही आता है, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, 0 के साथ 0 ही आना है। और ये हमारा फिर द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। हम द्विघात समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन उत्पन्न हो रही है। अब इसको हम क्या करेंगे,
समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक है, फटाफट करते हैं ताकि एक समांतर श्रेणी बनाना सीख जाए, ठीक है। और ए बराबर दिया है 1, बी बराबर दिया है -12, ये सब हम जानते हैं ना, ये 27 प्लस में है। ए सी बराबर हम उसी गुणनखंड विधि से हल करेंगे, 1 गुणा में ए सी, ठीक है, ए सी का गुणन फल ये 27 बराबर 27। संभावित गुणनखंड निकालने की बड़ी संख्या इसी को उठाते हैं, गुणा करते हैं छोटी संख्या, ये हमेशा बड़ी संख्या इस पक्ष में रखेंगे, ठीक है, बाएं पक्ष में, दाएं पक्ष में छोटी। अब इसमें क्या है, प्लस में आए ना, तो हमारे एक फार्मूला है, ये प्लस में है, वही उसी फार्मूले को यूज़ करना है जी। इसमें भी -b प्लस b बड़ी है, ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस होंगे, यानी सेम टू सेम इसी को। ऐसे ही ये माइनस के लिए एक और ऐसा ही फार्मूला है, लेकिन उसमें अलग होता है ये। अब ये क्या है, प्लस में ना 27 गुणनफल प्लस में, ठीक, -12 है मध्य पद, तो माइनस वाला देखेंगे, बड़ी माइनस है छोटी भी माइनस, माइनस माइनस लगा दे, ये 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, -3 करेंगे, 9 तिया 27, ये भी माइनस, ठीक है, दोनों में माइनस माइनस लगाना है, प्लस है तो भी दोनों में लगाना है। और ये -9 और -3 को जोड़ेंगे, ये तो 27 होगा गुणनफल, लेकिन -9 -3 को जोड़ेंगे, हल करेंगे तो 12 -12 आया। अब b को फुट कर देते हैं, -9b -3b बराबर -12b। -12b के स्थान पे अब -9b -3b रखेंगे, बस अतः करेंगे, अतः b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर ये, और माइनस ये इस पूरे -b के स्थान पे रखेंगे ना, पूरे -12b के स्थान पे इसको रखेंगे, इसका माइनस को नहीं उठा लेना। 9b -3b प्लस 27 दिया जी बराबर 0। अब फिर इसको ग्रुप बनाते हैं, b स्क्वायर -9b, ये एक ग्रुप, ये माइनस दिया देखो, अब ये 3b माइनस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा बताते हुए आता हूँ, ठीक है। अब इसको जब हल करेंगे ना तो ये फिर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर वही b निकलेगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत हल करा चुका हूँ, वैसे ही 3 निकलेगा, यहाँ 3 के पढ़े में 27 आता है ना, अब b तो यहाँ नहीं है, b ये 9। इसको सीखना है तो आपको वहाँ चले जाओ, ताकि ठीक, ये क्या हमारा गुणन खंड प्राप्त हुआ, ठीक है। शून्यक लेते हैं, b -9 बराबर 0 या b -3 बराबर 0। b को स्वतंत्र लिखे, -9 को इधर ला दिए, या b को स्वतंत्र लिखे +3, ठीक है। अब इतने में हल करूं क्या, अब क्या है हमारा समीकरण 12 क्या है, सेम टू सेम है। मैं चाहता हूं ना आप ये समीकरण यहाँ पे लिखो, सेम टू सेम किए ना, वैसे ही कार्य है। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, ये यही आएंगे, 3 और 9 ही आएंगे, ठीक है। तो आप हल करना जैसे लास्ट में किए थे प्रश्न 3 को। अब एक कम से कम सीख ले, ये क्या समांतर श्रेणी का निर्माण सीखते हैं आज, कम से कम एक, ठीक है। तो आप कर लेंगे ना ये, ठीक है ना, इसको कर लेना, ठीक है भाई। समीकरण 1 में मान रखना, ठीक है।
अब आगे ये देखो, यहाँ पे मैं भी लिख दे रहता हूँ WH। और चलो इसको एक हल करते हैं और इसको दिखाता हूँ मैं कौन सा कहाँ था। ये भी समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे। इसमें क्या है ना, ये समांतर माध्य हो गए, ठीक है, ये यूज कर लिए भी। अब समांतर श्रेणी का निर्माण में ये डी यानी क्या, डी सार्वंतर डी ज्ञात करने का है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्रथम पद ये मानेंगे ए वाई, देखो यहाँ पे ए और बी दिए रहेंगे दो, प्रथम और अंतिम दिए रहेंगे A1 A2 ऐसे मानेंगे, एन तक जितना मान लो, जितना कहा जाए। और ये एन यहाँ पे प्रविष्ट, इसको लिख लो यहीं पे, ठीक है, इसको लिख लेना आप, ठीक है, प्रश्न में समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। ये प्रविष्ट पदों की संख्या है। अगर हमें 3 पद बनाइए बीच में कहा जाए तो एन की बराबर हम 3 रखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक अच्छा सा, और इसमें क्या है ना, और इसमें क्या है, प्रथम पद और अंतिम पद दिए रहेंगे, देखो -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करके, ठीक है, करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। हमें 6 पद जोड़नी है, यानी मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, ये 6 किसकी संख्या है, ये डी निकालने के लिए एन, ठीक है, 6 + 1 हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, सी। तो चलो एक निकालते हैं, बहुत छोटा सा है, 5 मिनट नहीं लगेंगे इसके लिए अगर दूसरा करेंगे तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर भी दिया है देखो, प्रथम पद और अंतिम पद ए और बी का यूज होगा, ठीक है, डी निकालने के लिए सार्वंतर। और बीच में ना हम 6 पद जोड़ेंगे, उसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 लिखेंगे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद एक और प्रश्न आएंगे सेम टू सेम, तो उसमें आप खुद ही बना लोगे उसे। देखो, माना दो राशि क्यों, एक -4 है और दूसरा 10 है, इनके बीच में 6 पद को प्रविष्ट करना है। तो माना 2 राशि में से प्रथम पद ए बराबर दिया है -4 और अंतिम पद, मैंने कहा ना अंतिम पद किसे मानेंगे, बी को। इस प्रश्न में डी में बताया दिखाया नहीं क्या मैं, देखो बी और ए दिया ना, घबराना नहीं है ना, यहाँ बी -a है, यहाँ पे a + b है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और b बराबर 10 है, ठीक है, प्रथम पद ये और अंतिम पद 10 है। कैसे पहचानेंगे, शुरू में लिखा रहेगा माइनस तो उसको प्रथम कहेंगे, अब इसके पीछे जाएंगे तो उसको अंतिम बी मान दे देंगे, तथा करके लिखेंगे। ये 6 भी दिया ना, 6 क्या है, प्रविष्ट पदों की संख्या है और इसको हम n कहेंगे इसमें, ठीक है। तो तथा प्रविष्ट मतलब भरे हुए, -4 और -10 के बीच ना A1 A2 ऐसे रखेंगे, उसको कहेंगे प्रविष्ट, ठीक है। यहाँ पे निवेश लिखा है, मैं प्रविष्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक के एग्जाम्पल में प्रविष्ट लिखा है। तो प्रविष्ट पदों की संख्या n बराबर 6 दिया है। अब देखो, तो समांतर श्रेणी क्या होगी, तब समांतर श्रेणी पदों की संख्या 6 होगी, ठीक है।
-4 और 10 प्रथम दिया है, तो समांतर श्रेणी होगी। कैसे होगी? प्रथम पद 4 लिखेंगे -4, ठीक, कॉमा लगाए, 6 पद प्रविष्ट कराना है और ए लिखना है और 1 लिखना है, ठीक है। A2 2 पद हो गए, ठीक है, ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और 6 A3 A4 A5 1 2 3 4 5 और ये 6 तक पूरा जाएगा, ठीक है। A6 कॉमा, ठीक, 1 2 3 4 5 6 संख्या में ही रहेगा, ठीक है, घबराना नहीं। अब ये -4 प्रथम था और अंतिम बी दिया है, कॉमा के बाद हम 10 को लिख लेंगे। अब इन -4 और 10 के बीच में ना इसकी मान को हम निकालेंगे, बड़ा आसान है, बड़ा आसान। देखो, अतः चूंकि हमारे पास प्रथम पद दिया है और हमें डी निकालने के लिए सूत्र इसी से जब समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे ना, तब सार्व अंतर डी निकालने का सूत्र, ठीक है। ये अतः सार्व अंतर डी बराबर -b a और ये n+1 है, ठीक। तो ये जब हम समांतर श्रेणी का निर्माण करेंगे तब सार्व अंतर डी निकालने का ये फार्मूला है, याद रखना। और जब हम nवें पद का क्या करते थे, हल करते थे nवें पद में, तो द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा देते थे तो डी की वैल्यू निकल आती थी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ प्रथम पद दिया है, द्वितीय पद तो हमें निकालना ही है रे भैया, तो द्वितीय पद दिया ही नहीं, हमें निकालना है। तो हम इस फार्मूले से पता लगा लेंगे कि इस समांतर श्रेणी का डी क्या होगी, ठीक। तो ठीक है, डी बराबर लिखा, बराबर किया, बी बराबर दिया है 10, माइनस लिख लेते हैं। अभी ए बराबर दिया -4, तो इसको ब्रैकेट में 4 करेंगे, बटा में एन बराबर इस यहाँ पे क्या दिया है, वहाँ होता था एनवां पद, ऐसे यहाँ पे प्रविष्ट पदों की संख्या है n। ध्यान देना, चीज़ें समान है लेकिन कार्य अलग अलग है, ठीक है। इसमें बड़ा भटकौला है इसमें, ठीक है। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें ऐसे बताने वाला कोई नहीं था, और मैं आपको बता रहा हूँ तुलना कर करके अलग अलग प्रश्नावली में, ठीक है। अब ये देखो, n बराबर 6, ये प्रविष्ट पदों की संख्या, ठीक है। वहां पर भी पदों की ही संख्या होती थी, ऐसा नहीं, बुराई नहीं। ये 1 है। अब इसको आगे हल करते हैं, इधर हल करते हैं जी, ताकि इधर कुछ हो जाए इसी पेज में, ठीक है। ये d बराबर आया, देखो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, 10 + 4, माइनस और माइनस गुणा करके प्लस बनाने, इसीलिए क्यों रखते हैं माइनस संख्या को ब्रैकेट में, ये हल होगा। हमेशा ऋणात्मक को ब्रैकेट में ही लिया जाता है माइनस करते समय, अगर ये चूंकि पहले से ही माइनस है, ठीक है, इसीलिए। और ये 6 1 7, डी बराबर 10 4 14 7, डी बराबर आया देखो 2, ठीक। अब मैं यहाँ पे ना आप नहीं करना, आपके समझने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे हम ना A1 A2 A3 A5 A4 ऐसे इसका ना हम मान निकालेंगे। हमें क्या पता चल गया, क्या सार्वंतर डी मालूम हो गया, सार्वंतर डी लिखा है मैंने यहाँ पे, और हमें प्रथम पद ए मालूम है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं अब, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अतः करके, अब देखो A1 दूसरा पद है ना, A1 लिखेंगे, बराबर करेंगे, सूत्र लिखूंगा मैं A प्लस
डी A1 ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मैं 2 में जाऊंगा, 3 में जाऊंगा, 4 में जाऊंगा ना, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। पहले देखो, मैं इसको ना यहीं पे समझाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये डी के साथ ना कोई भी संख्या नहीं, मतलब एक संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, ये कैसे आए हैं ये बता रहा हूँ मैं आपको। ये -4 क्या है, -4 प्रथम पद है, A1 द्वितीय पद है। ये द्वितीय पद का फार्मूला A+D क्यों आया ये बता रहा हूँ। इनवे समीकरण से आए। ठीक है, घबराना नहीं, ये हमें बताने वाला कोई नहीं था। देखो, द्वितीय पद होता है ना, तो A सेकेंड है, ये द्वितीय पद है। यहाँ n के स्थान पे 2 रखा, A प्लस n के स्थान पे 2 रखा, -1, और ये D। ये किस फार्मूले से, ये n बराबर A प्लस n-1 D, इस फार्मूले से है। ठीक है, ये अब ये हल करेंगे ना, A2 बराबर ये A प्लस 2 में 1 घट गए तो 1, और ये D गुणा में। अगर 1 को नहीं लिखा जाता तो ये दूसरा पद है ना, A2 मतलब क्या, समांतर श्रेणी का दूसरा पद। ये A+1 को नहीं लिखा जाता, ये D, यानी मैं कह रहा हूँ ये दूसरा पद है। पहला पद तो खुद A है, A क्या है, पहला ही पद है। ठीक है, हमें A के लिए फार्मूले की आवश्यकता नहीं है। A बराबर हमेशा, इसमें हमें -4 दिया है, A केवल A है। अब उसके साथ D का ना गुणा होता जाता है। अगर मैं कहूँ A3 तो क्या कहेंगे आप, A प्लस 3 में 2 घटा दो, 3 में 1 घटा दो तो 2 D। 4 के लिए कहूँ तो A लिखना, 4 में 1 घटा दो 3 D। ये चौथा पद है, लेकिन 3D होंगे। ठीक है, A के साथ जोड़ में 3D होंगे। तो क्यों आया -1 क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो A तो प्रथम पद दिया ही है, हमें तो दिया ही है A। अब ये A1 है तो प्रथम पद नहीं समझना, A1 क्या यहाँ पे द्वितीय पद है, A क्या है, द्वितीय पद। तो ये फार्मूला क्या है, द्वितीय पद के लिए। ये देखो, ये क्या है, द्वितीय पद के लिए है। ये तृतीय में 2D होगा, चतुर्थ में 3D होगा। ठीक है, प्लस A होगा। ये कैसे बना, यहाँ से बना। ठीक है, माइनस कर देते हैं तो D बस बच जाता है। ठीक है, तो थोड़ा समझना, कंफ्यूजन नहीं होना। ये A1 प्रथम पद नहीं समझना, ये द्वितीय पद है। ठीक है, द्वितीय पद का फार्मूला है। A बराबर दिया है हमें, -4 दिया है। ठीक है, ये -4 हमेशा याद रखना ताकि फटाक से हल कर पाएँ। -4 ये प्लस D कितना दिया है, 2, बराबर कितना है, -4 और 2 घट जाएंगे संख्या, लेकिन बड़ी है, -2। ठीक, A2 हमें 6 तक जाना है। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है। A प्लस 2 है तो ये तीसरा पद है ना, ये तो यहाँ पे 2 रहेगा। पर इस समांतर श्रेणी निर्माण में ना आप समझना, 2 है तो 2 रख लेना। ठीक है, समांतर श्रेणी निर्माण के समय। लेकिन ये तीसरा पद है, ये भी तीसरा पद है ना, तो A बराबर दिया -4, प्लस करेंगे 2 गुणा में 2 क्या है हमारा, 2 का 2 D का 2। ठीक, बराबर -4 धन 2 दूनी 4 बराबर प्लस माइनस है 0। यहाँ पे A3 यानी A प्लस 3D चतुर्थ पद निकाल रहे हैं। यहाँ पे भले 3 लिखा है। ठीक, तो -4 प्लस 3 D कितना दिया है, 2 बराबर -4 प्लस 3 दूनी 6। 3 पद वहाँ कितना निकला, माइनस से माइनस संख्या घट जाएगी, 6 बड़ी 2 धन 2 आएगा। ठीक, अब फटाक से करते हैं, समय नहीं ना। 3 निकल गई इधर। अब A प्लस 4D ये 5वां पद है। ठीक है, 4 लिखा है तो ये नहीं समझना, देखो 4 है ना, ये 1 2 3 4 5 5वां पद है। हम यहाँ से 1 लगाना शुरू किए ना, इसलिए 4 आया है 5वें में।
तो ए बराबर दिया -4 प्लस 4 और डी दिया है 2 बराबर -4 प्लस 4 दूनी 8, संख्या घट जाएगी 4, बड़ी है 4, ठीक है, ए बड़ी 8 है। ए 5 बराबर ए प्लस 5D। आप बड़ा आसान है, समांतर श्रेणी निर्माण करते समय A5 दिया है तो 5D रख लेना, ठीक है, ए रहेगा। -4 प्लस ये 5, डी दिया है 2 बराबर -4 प्लस 5 दूनी 10 बराबर माइनस घट जाएगी संख्या, 10 में 4 गया तो बचेगा 6, 10 बड़ी है। अब ये लास्ट है A6, 6A प्लस 6D कर लो इसको, 6 है तो, लेकिन ये 7वां पद है, 6 है बराबर 4 -4 प्लस 6D दिया है 2 -4 प्लस 6 दूनी 12, 4 में 12 में 4 गया तो बचेगा 8, 12 क्या है बड़ा है। तो हमारा समांतर श्रेणी प्राप्त हुआ, समय नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या है, पहला तो हमें 4 दिया है, पहला में 4 दिया, ठीक है, ए बराबर 4 दिया है। ए का फार्मूला नहीं होता, ए अकेले खुद ही काफ़ी है, ठीक है। दूसरे पद से डी का यूज होना शुरू होता है, ठीक है। और मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ क्या, ये -4, ठीक है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं -2 है, ये -2 है, ठीक है, ये -2, ये 0 है, ठीक है, ये 0 और ये 2 है और ये 4 है और ये 6 है और ये 8 है और हमारा अंतिम पद दिया है, देखो 10, b बराबर 10 दिया है। तो मैं यहाँ पे 10 लिख लेता हूँ, तो यह कॉमा लगाना है, तो मैं अंडरलाइन करता हूँ। हमने क्या क्या ज्ञात किए, इतना ही ज्ञात किए, ठीक है। ये पहला दिया था और अंतिम दिया था, हमने बिल्कुल सही करेक्ट ज्ञात किए, यही हमारा आंसर है। कल फिर यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। टाइम हो चुका है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।